हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, दैट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसलेशन मशीनरी और द रॉ मटेरियल्स जो कि ट्रांसलेशन को करने के लिए जो है वो चाहिए होती हैं। पिछली वीडियो में हमने राइबोसोम के बारे में, एमआरएनए के बारे में, टीआरएनए के बारे में और जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होने हैं उनके बारे में जो है वो डिस्कशन कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंजाइम जो कि ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी होता है, द अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अब हमें क्या पता है बेसिकली कि देर आर 20 अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और 35 टी आर एन ए आर प्रेजेंट, दैट इज 35 टी आर एन ए है। दे आर आल्सो स्पेसिफिक बट कैन बी आइसो एक्सेप्टिंग, मतलब ये क्या होंगे, ये स्पेसिफिक होंगे। एक पर्टिकुलर टी आर एन ए के साथ में एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही अटैच होगा, लेकिन काफ़ी बार ये आइसो एक्सेप्टिंग क्या होते हैं वो हम देखेंगे। देन 20 अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज प्रेजेंट होते हैं। ये भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ज्वाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो यूज में आता है। सो दैट इज अवर सेल। सेल के अंदर जो है वो क्या है, टीआरएनए प्रेजेंट है। देन सेल के अंदर जो है अमीनो एसिड प्रेजेंट है और सेल के अंदर ही आपका एंजाइम जो है वो सिंथेटेज एंजाइम भी प्रेजेंट है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि आइसोसेप्टिक टीआरएनए क्या होगा कि देखो, अमीनो एसिड 20 है और 35 टीआरएनए है। काफ़ी बार क्या होता है दैट इज फॉर सपोज दिस इज द टीआरएनए फॉर एलेनिन और इसके साथ जो है वो एलेनिन जो है वो बाइंड हो गया, दैट इज इट, दैट इज स्पेसिफिक केस। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि टीआरएनए जो कि ट्रिप्टोफैन के लिए है, वो ट्रिप जो है वो ट्रिप्टोफैन के लिए ही बाइंड होगा, जो है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और के लिए बाइंड हो जाए। दैट इज दोज विच कैरी सेम अमीनो एसिड एंड आर चार्ज बाय द सेम एंजाइम, उसी के लिए वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। अब अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है तो वो क्या होगा, 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, 20 एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ये इनको अमीनो एसिड को और टीआरएनए को बाइंड करने का काम जो है वो बेसिकली करता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो दो फंक्शंस जो है बेसिकली परफॉर्म करता है। पहला एडिनाइलेशन रिएक्शन, दैट इज अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने का काम, और द चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए कैसे होता है देखिए। फर्स्ट प्रोसेस जो हमारी है दैट इज अमीनो एसिड को एक्टिव करने का काम। तो बेसिकली अमीनो एसिड है वो एटीपी के साथ जो है वो बाइंड रहता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, पीपीआई जो है वो रिलीज हो जाता है और अमीनो एसिड जो है वो एएमपी के साथ बाउंड हो जाता है। एज अ रिजल्ट इसे हम एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कहते हैं। एंड देन दिस जो अमीनो एसिड है जो कि एएमपी से बाउंड है, ये जो है वो जाकर कहाँ बाउंड हो जाता है, टीआरएनए के साथ बाउंड हो जाता है। एंड एट लास्ट एएमपी जो है वो रिलीज हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम टीआरएनए की चार्जिंग जो है वो भी कहते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, ओवरव्यू, ज़्यादा डिटेल हमें यहाँ नहीं देखनी है। सो एंजाइम जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें एक कैटालिटिक पॉकेट प्रेजेंट होती है और एक एडिटिंग पॉकेट भी प्रेजेंट होती है। एंजाइम इंटरेक्ट विद अमीनो एसिड और एटीपी, दैट इज एडिनाइलेशन रिएक्शन जो आपकी होगी, जो वो कहाँ होगी, वो आपकी कैटालिटिक पॉकेट में देखने को मिलेगी। दैट इज यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, ल्यूसिन है जो कि एटीपी से जो है अटैच्ड है। देन जो है ये एएमपी के साथ बाउंड होगा, कैटालिटिक पॉकेट में ये प्रोसेस होगी। और देन जो क्या होगा, जो आपका ल्यूसिन है वो आपका टीआरएनए के साथ जो है वो बाउंड होगा और इस एंजाइम का नाम क्या है, ल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है होगा। ये बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिंग पॉकेट का। जो प्रूफ रीडिंग का काम जो है वो जो है हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। मेन चीज़ क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू में देखें तो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो है वो ये इंश्योर करता है कंप्लीटली कि करेक्ट टीआरएनए ही करेक्ट अमीनो एसिड के साथ में बाइंड हो, करेक्ट अमीनो एसिड के साथ ही जो है वो चार्ज होना चाहिए। अभी तक की सिचुएशन की अगर हम बात करें, जितने भी रॉ मटेरियल्स हमने पढ़े हैं उनको हमने सबने डिस्कस कर लिया है, उनके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया है, फंक्शन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारी बात आती है द ओवरव्यू पार्ट की। अब सिचुएशन है क्या, दिस इज द सेल। सेल के अंदर ये जो है वो आपका न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस का अभी यहाँ पर कोई रोल नहीं है।
अब देखो ये जो है वो आपका एंजाइम है, दैट इज अमीनो एसिड टीआरएनए एंजाइम आपका साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। टीआरएनए दैट इज इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये अनचार्ज्ड टीआरएनए है अभी। एमआरएनए आपको देखने को मिलेगा। देन अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर चार्ज्ड टीआरएनए की सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट है, सारी मशीनरी एक जगह इकट्ठा है। अब हमें क्या करना है, हम इसका यूटिलाइज करेंगे ताकि हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकें। प्रोटीन की सिंथेसिस करने से पहले हम एक और जो है बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द टॉपिक जेनेटिक कोडोन और द कोडोन टेबल। सो ये बेसिकली क्या होती है, ये एक टेबल होती है जो कि यूनिवर्सल होती है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। एक ऐसी टेबल होती है जो ये रिप्रेजेंट करती है, जो इन्फॉर्मेशन जो डिकोड हुई है एमआरएनए से जो अमीनो एसिड में, उसको ये शो करती है। अब जैसा कि हम जानते हैं आरएनए जो है वो क्या है, वो चार जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस का बना हुआ है, AUNGC। ओके, सो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। सपोज हमें कैसे पता चला कि ये ट्रिपलेट ही होता है बेसिकली, तो ट्रिपलेट का जो केस है उसके लिए जो है बेसिकली अलग अलग कंडीशंस जो है वो दी गई, ताकि उन कंडीशंस को जो है वो देखकर जो है वो आइडिया लगाया जा सके। कंसिडर हम क्या है, हमने ये मान लिया कि कोडोन जो टेबल है वो सिंगलेट है, मतलब फर्स्ट जो एक ही अमीनो एसिड जो है वो उसमें प्रेजेंट है एक न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, दैट इज मान लो AGC एंड U। तो पॉसिबल कितने अमीनो एसिड बने, 4 ही बन पाए, उससे ज़्यादा तो नहीं है। सो 20 तो कंप्लीट नहीं हुए। नेक्स्ट केस हमने क्या देखा कि हम ये मान लेते हैं कि हमने कोडोन को डबलेट मान लिया, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड जो है मिलके क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो है मिलके एक अमीनो एसिड जो है वो बना रहे हैं। दैट इज ये केस टोटल कितने हुए, 16 पॉसिबिलिटी हुई। दैट्स नॉट द केस। नेक्स्ट में चलते हैं। कोडोन को हमने ट्रिपलेट मान लिया, दैट इज 4 की पावर 3, 4 क्यूब, दैट इज 64 अमीनो एसिड पॉसिबल है। अब 64 कोडोन पॉसिबल है ये हम कहेंगे, जहां पर 3 जो है वो स्टॉप कोडोन की तरह एक्ट करेंगे, और टोटल अब कितने बचे, 61 कोडोन। तो वो 61 कोडोन जो है वो किसके लिए कोड करते हैं, वो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। और जिनमें भी जो आपके स्टॉप कोडोन है, जिसे UAA को ओकरे कहा जाता है, UAG को एम्बर कहा जाता है, UGA को ओपाल नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट एक जो है वो प्रोसेस हो जाती है। अब हमारी बात आती है कोडोन टेबल की। सो कोडोन टेबल जनरली क्या है, UCAG से हम इसको याद कर सकते हैं, UCAG, UCAG, UCAG। ओके, और ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, हमें टेबल बनानी है, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर एंड द थर्ड लेटर। देन इनकी क्या होती है, बेसिकली हमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो है वो याद करने होते हैं कि कौन से जो है कोडोन को कौन सा अमीनो एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कोड करता है। तो इसके लिए जो है वो बेसिकली क्या होती है, टेबल को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जो है वो एक बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक जो है वो चारों जो आपकी सीक्वेंस है उनके लिए है, दैट इज PEHLE, आइसो, पहले आइसो मेथी वाली, देन समीर प्रपोज 3 आलिया। ओके, देन दैस TSH गाला गोइटर, देन कंज्यूम टाटा सोल्ट। ये आप जो है वो इजीली देख सकते हैं, इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। दैट इज़ इट। अब हमारी बात आ जाती है किसकी, हमारी बात आ जाती है कोडोन टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि कोडोन जो टेबल होती है उसके क्या क्या खास फीचर्स हैं। तो कोडोन को हम ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड करते हैं, ये कोमा लेस होते हैं, कोई इनके अंदर पंक्चुएशन नहीं होती, किसी तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग इन द सेंस कि हम AUG को AUG ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको GUU पढ़ लेंगे। ओके, दैट इज़ द केस ऑफ ओवरलैपिंग। तो वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलती है। देन अगर हम बात करें यूनिवर्सल नेचर इनका होता है, दे आर नियरली यूनिवर्सल। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जेनेटिक कोडोन जो होता है वो डीजनरेटिव होता है, और इट शोज रिडंडेंसी, मतलब क्या होगा, मोर देन वन कोडोन जो है वो क्या कर सकते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। और ये चीज़ पॉसिबल क्यों हो पाई, वोबल बेस पेयरिंग के कारण। वोबल एक हाइपोथेसिस है, उसके कारण जो है ये चीज़ जो है पर्टिकुलरली जो है वो पॉसिबल हो पाई। कुछ और एक्सेप्शंस यूनिवर्सल के जो है अगर हम बात करें, वो एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं ईस्ट के अंदर भी, आपको ईस्ट के अंदर भी है, आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है, दैट इज़ द वूबल हाइपोथेसिस।
वुबल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है कि सपोज दिस इज योर राइबोसोम बाइंडिंग साइट, स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है। ओके, देन यहाँ पर आपका अमीनो एसिड टीआरएनए है विद अमीनो एसिड, दैट इज चार्ज टीआरएनए जो है वो यहाँ आकर बैठा है। सो वुबल बेस पेयरिंग जो है वो क्या सजेस्ट करती है, दैट थर्ड पोजिशन कोडोन कैन शो एल्टर्ड बेस पेयरिंग। थर्ड वाला जो कोडोन है दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये थर्ड वाला जो है इसमें क्या होते हैं, वुबल बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं कोडोन एंटी कोडोन इंटरेक्शन के कारण। ओके, दैट इज CCI जो है यहाँ पर क्या है, ये CCA भी हो सकता है, CCC भी हो सकता है, CCU भी हो सकता है। इसकी पोजीशन में जो है वो चेंज आपको देखने को जनरली मिलता है। और क्या होता है, कुछ एक एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया के अंदर एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, AUG, दैट इज द GUG, okay, and also CUG. So these three can act as the start codon in bacteria. बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। जनरली हम क्या कहते हैं, AUG जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन स्टार्ट कोडोन है, और जो कोड करता है किसके लिए, वो फॉर्माइल मिथ्योनिन के लिए कोड जो है वो जनरली करता है। अब एक और ख़ास बात देखने को मिलती है, कोडोन बायस। कोडोन बायस प्रॉपर्टी जनरली क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोलीन का केस हम देखते हैं, फॉर प्रोलीन अमीनो एसिड, तो उसके लिए जो कोडोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, CCU, देन CCC, देन CCA एंड CCG रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों को लेस प्रेफरेंस मिलती है, और इस पर्टिकुलर दैट इज CCG को क्या होता है, मोस्ट प्रेफरेंस मिलती है कि यू आर द मोस्ट प्रेफर्ड कोडोन। ओके, ऐसे ही अगर हम स्टॉप कोडोन के केस की बात करें, सो UAA को हम मोस्ट प्रेफर्ड स्टॉप कोडोन मानते हैं जनरली इन केस ऑफ UGA और UAG के कंपैरिजन में। इन दोनों को जो है हम प्रेफरेंस जो है वो जनरली कम देते हैं। बेसिकली कोडोन बायस का मतलब यही है कि कोडोन्स जो होते हैं मीनिंग में तो इक्वल होते हैं, लेकिन उनके फंक्शनिंग में जो है वो इक्वल नहीं हो पाते। इसके कारण जो है उनको क्या है, थोड़ी बायसनेस जो है उनके साथ जो है वो दिखाई जाती है। और जो है वुबल का अपन ने केस देख ही लिया है कि कैसे जो है वो काम करते हैं, वुबल हाइपोथेसिस क्या होती है। और दिस इज़ ऑल अबाउट द केस ऑफ जेनेटिक कोडोन। अब एक और बात आ जाती है, जनरली क्या होता है कि जेनेटिक कोडोन के अंदर अगर पोजीशन में चेंजेस आते हैं, सपोज देर इज़ अ कोडोन CUA। ओके, सो अगर इसकी दो तीन पोजीशन है, 1 2 3, सो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में अगर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो दैट विल को रिजल्ट इन म्यूटेशन। डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस जो है, जो कि आपने पढ़े होंगे, तो वो जो है देखने को मिलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। और वेरियस टाइप ऑफ म्यूटेशन, कौन कौन से म्यूटेशंस जो कोडोन्स में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके आप उनको मैं जो है वो नाम बता सकती हूँ। दैट इज़ द साइलेंट म्यूटेशन। क्या होते हैं वो अगर हम म्यूटेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक आपका जो है वो मिस सेंस म्यूटेशन जो है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है वो सिकल सेल अनीमिया का केस आपको देखने को मिलता है। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है जनरली, दैट इज़ द कोडोन GAG जो कोड करता है GLU के लिए। देन लेटर ऑन इसके जो सेकंड पोजीशनिंग है उसमें चेंज आ जाता है, एज अ रिजल्ट ये GUG हो जाता है, एंड जो फिर लेटर ऑन ये कोड करने लग जाता है वेलिन के लिए। सो दैट इज़ द केस ऑफ मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस के अलावा एक आपका जो है नॉन सेंस म्यूटेशन भी आपको देखने को मिलता है। ओके, नॉन सेंस म्यूटेशन जो है जनरली क्या होता है, UAC जो कि टायरोसिन के लिए कोड करता है, इसके अंदर म्यूटेशन होने के कारण जो है ये UAA बन जाता है, और ये एज अ स्टॉप कोडोन एक्ट करने लग जाता है। तो ये एक आपको जो है सेकंड पोजीशन में, आपको जो है वो थर्ड पोजीशन में जो है वो आपको क्या है, म्यूटेशन देखने को मिलती है। जनरली ऐसा माना जाता है कि म्यूटेशन इन सेकंड कोडोन, जो सेकंड कोडोन का म्यूटेशन है वो ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है, जैसा कि हमने सिकल सेल अनीमिया के केस में जो है वो देखा, एज कंपेयर टू द थर्ड पोजीशन में अगर म्यूटेशन आता है तो एक और जो है म्यूटेशन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो भी कहा जाता है। सो ये कंडीशन जो है वो यहाँ पर होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक कोडोन पार्ट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रांसलेशन प्रोसेस इन द प्रोकैरियोट्स। दैट इज़ ट्रांसलेशन जो है प्रोकैरियोट्स में क्या जो है वो कैसे होती है, रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस कर ली है, तो हम डायरेक्ट ही जो है वो क्या है, हम प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। दैट इज़ द इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन प्रोसेस।
नाउ सो हमें इनिशिएशन के लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जिन्हें कि इनिशिएशन फैक्टर्स कहा जाता है, जिनका नाम है इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 दैट इज़ बाउंड टू जीटीपी एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। अब बेसिकली क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी है, उसका रोल इस कंडीशन में देखने को मिलता है जब टीआरएनए जो आपका है वो एफ मिथाइल के साथ बाउंड स्टेट में होता है। ये कैसे है, ये सारे स्टेप्स जो है हम देखने वाले हैं। सो दिस इज़ द ओवरव्यू, दैट इज़ द ओवरव्यू डायग्राम। यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारा शेल डायग्राम सीक्वेंस प्रेजेंट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है। देन 16s आरआरएनए इन द स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट अभी तक आकर बाइंड नहीं हुई है। इनिशिएशन फैक्टर 1 आपको देखने को मिल रहा है, इनिशिएशन फैक्टर 3 मिल रहा है। टीआरएनए दैट इज चार्ज टीआरएनए अलोंग विद द अमीनो एसिड एफ मेट, और फिर इनिशिएशन फैक्टर जो है IF2 भी आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा कब आएगा, स्टेप क्या रहेगी, वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, देखो द फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इज एफ मेट। ओके, फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है वो होता है। अब बेसिकली होता कैसे है, तो देखो मिथ्योनिन एज एन अमीनो एसिड आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वहीं टीआरएनए भी प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों की दोस्ती करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिथाइल अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ये हो गई दोस्ती। अब एक फॉर्माइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, इस मिथ्योनिन ग्रुप के साथ जो है फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन भी करता है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो है वो ITRNA भी कहा जाता है या फिर इनिशिएटर टीआरएनए भी कहा जाता है। अब ये इनिशिएटर टीआरएनए जो है ये तो बन गया, लेकिन इसे अब जाकर जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर बाइंड होना है, तो उसे पहचानने का काम जो है वो करता है, वो कौन करता है, IF2 GTP। कि ITRNA बोलेगा कि मुझे किसी जगह का रास्ता नहीं पता, तो उसे रास्ता बताने के लिए जो है उसका जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, इनिशिएशन फैक्टर 2। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 1 की हम बात करें, डायग्रामेटिकली भी हम इसे देखेंगे, जनरली स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द 30s सब यूनिट बाइंड्स टू शाइल डायगोनो सीक्वेंस दैट इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट, उसके साथ जो है वो बाइंड हो जाएगी, जैसा कि हम देख सकते हैं द 30s सब यूनिट बाइंड्स टू द राइबोसोम बाइंडिंग साइट और द शाइन डेल्गर्नो सीक्वेंस। इसके पास यहाँ क्या है, एंटी शाइन डेल्गर्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो APE 3 साइट हमारी इसमें प्रेजेंट होती है। सो ए साइट ब्लॉक्ड बाय इनिशिएशन फैक्टर 1 और ई साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है बाय द इनिशिएशन फैक्टर 3। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1 ए साइट एंड द इनिशिएशन फैक्टर 3 ई साइट। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ इनिशिएटर टू द पी साइट, कि भाई पी साइट के ऊपर हमें क्या लेके आना है, इनिशिएटर को लेकर आना है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एफ IF2 GTP। तो ये पी साइट पर आकर जो है इसकी रिक्रूटमेंट होती है। इसको पर्टिकुलरली पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाकर बाइंड करना है, तो इसको बताने के काम कौन करता है, इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है इसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है देन कोडोन एंटी कोडोन इंटरेक्शन, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। कोडोन दैट आर प्रेजेंट हेयर UAC, सो इसका अपोजिट एंटी कोडोन जो है वो क्या होगा, ये तो ये जो है वो इनके बीच में जो है वो इंटरेक्शन होती है, जिसे हम कोडोन एंटी कोडोन इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होने के कारण क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंजेस जो होते हैं उन्हें हम कन्फर्मेशनल चेंजेस जो है वो कहते हैं। तो कन्फर्मेशनल चेंजेस होने के कारण क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पर हम देखते हैं। कोडोन एंटी कोडोन इंटरेक्शन हो चुका है, देन कन्फर्मेशनल चेंजेस हो चुके हैं, एज अ रिजल्ट इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो रिलीज हो जाएगा। इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है अब नाराज हो गया, वो उसने कहा कि भाई आप लोगों ने दोस्ती क्यों कर दी, आप लोगों ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। एज अ रिजल्ट ये जो है वो निकल जाएगा, इसने कहा कि अब मेरी ज़रूरत जो है वो नहीं है। देन लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेप अब हमारा आएगा द रिक्रूटमेंट ऑफ द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट आने वाली है, आ जाएगी, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द लार्ज सब यूनिट, ये हमारी लार्ज सब यूनिट है। ओके, अब सिचुएशन क्या रह गई है यहाँ पे, आप देखिए स्मॉल सब यूनिट इज ऑलरेडी देयर,
ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 1 इज ऑलरेडी देयर, आपका जो पूरा कम्प्लेक्स है दैट इज ऑलरेडी हियर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दैट लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स एसोसिएट विद ईच अदर। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स जो है जनरली क्या है, एक दूसरे के भाई है एक तरीके से। ये बेचारे काफ़ी दिनों से बिछड़े हुए थे, अब इनका मिलान हुआ है। स्मॉल सब यूनिट पहले आ चुकी थी, लार्ज अब लेट आई है, तो ये दोनों आपस में जो है वो एसोसिएट होंगे, आपस में जो है काफ़ी दिन की जो इनकी बातें बची हुई हैं वो ये करेंगे। अब क्या होगा, जनरली इनिशिएशन फैक्टर 2 जो कि जीटीपी बाउंड स्टेट में रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनिशिएशन फैक्टर 2 दैट इज जीडीपी। और जैसा कि हम जानते हैं जीडीपी में होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, ये जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट IF2 और IF1 भी जो है वो क्या हो जाएंगे, वो जनरली आपके यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। IF2 कन्वर्टेड इनटू जीटीपी और ये IF1 है। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, ये सिचुएशन आपकी बनकर रह जाएगी दैट इज ओनली दिस कम्प्लेक्स इज प्रेजेंट। कोई IF1 नहीं है, कोई IF2 नहीं है, IF3 पहले से ही रिलीज हो चुका है, तो ये सिचुएशन हमारी बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं दैट इज द इलोंगेशन स्टेप। इलोंगेशन स्टेप में अगर हम जनरली देखें तो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करवाते हैं। जैसे कि हमने इनिशिएशन में बात करी, इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इलोंगेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो इलोंगेशन में मदद करते हैं। वन बाय स्टेप हम देखने वाले हैं इस प्रोसेस को। सो इन केस ऑफ इलोंगेशन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि इलोंगेशन फैक्टर TU जो कि जीटीपी से जुड़ा हुआ रहता है, इलोंगेशन फैक्टर TS, इलोंगेशन फैक्टर G जिसे कि ट्रांसलोकेज भी कहा जाता है, ये सारे यहाँ पे इनका रोल देखने को मिलेगा। सिचुएशन क्या है जनरली कि ये सिचुएशन हमारी इनिशिएशन तक हो चुकी थी, एफमेट वाला जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ था आपका जो कम्प्लेक्स है। अब क्या होगा, और अमीनो एसिड आएंगे जो कि दैट इज फिनाइल एनालिन। ये जो है वो क्या होता है जनरली EF2 इनएंगेशन फैक्टर TU जो है जो कि जीटीपी बाउंड है, वो इसको जो है यहाँ पर जनरली लेकर आता है, तो ये जो है यहाँ पर आकर जो है वो बाइंड हो जाता है। दैट इज द केस हियर। नेक्स्ट इलोंगेशन फैक्टर TS जो है जो कि अगेन जीटीपी बाउंड रहता है, इसका जो रोल है वो क्या है, ये EFTU की जीटीपी स्टेट को बनाए रखने में काम में आता है। EFTU अपनी जीटीपी बाउंड स्टेट में बना रहे, इसके लिए EFTS जो है उसका काम जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब इलोंगेशन की जो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली 3 स्टेप्स में होता है। डिलीवरी ऑफ चार्ज tRNA ऑन टू ए साइट बाय EFTU GTP आया, चार्ज tRNA को लेकर आया, ओके। और दैट इज द केस हेयर की जो है वो फिनाइलएलानिन वाला जो है चार्ज tRNA विद अमीनो एसिड, तो ये यहाँ पर आकर बाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें, सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बाय 23S rRNA, ये किसकी बात हो रही है, ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दैट इज इन पार्ट 1 कि जो 23S rRNA होता है उसके बाद पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करता है, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है फिर लेटर ऑन इनके बीच में जो है वो आपको 2 अमीनो एसिड के बीच में जो है वो देखने को मिलता है। एंड आल्सो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होगी बाय इलोंगेशन फैक्टर G। इलोंगेशन फैक्टर G जो है वो क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन करेगा। कैसे करेगा वो हम नेक्स्ट जो है पार्ट में देखने वाले हैं। अब एक प्रोसेस आ जाती है दैट इज द प्रूफ रीडिंग ऑफ द ट्रांसलेशन के ट्रांसलेशन की प्रूफ रीडिंग। कोई गलती, जैसे कि हमने रेप्लिकेशन में देखा है DNA पॉलीमरेज जो होती है उसमें जो है अगर उससे कोई एरर हुआ है, जैसे कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहा जाता है, तो वो कैसे सुधारता है उसको। द सेम वे अलग अलग तरीकों से ट्रांसलेशन में भी अगर कोई एरर हो जाता है, कोई गलत अमीनो एसिड आके जुड़ गया, वट एवर इट इज़, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेरियस जो है तरीके हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, देन द इलोंगेशन का लेटर ऑन जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, टर्मिनेशन वाला पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, रिलीज फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट इज़ द पार्ट 2 वीडियो रिलेटेड टू ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन को कम्प्लीटली फिनिश करने वाले हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जनरली। सो या अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।